गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे किस तरह का जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका क्या उत्तर होगा। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी फैक्टर के बारे में बता रहा है। जो which of the following is predominantly a hereditary related factor? कौन सा फैक्टर है? कलर ऑफ द आई, जो आंखों का रंग होता है वो जो आनुवंशिक लक्षण है वो है, या क्या करता है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, जो सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है वो है। एटीट्यूड टुवार्ड्स पीयर ग्रुप, उसका जो पीयर जो समवयस्क जो उसका सहपाठी है उसके साथ, या थिंकिंग पैटर्न जो है चिंतन का जो पैटर्न है वो होता है। तो यहाँ पे क्या था, हेरिडिटरी रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, यानी हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, यानी जो आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, तो उसमें सबसे जो महत्व होता है वो ज्यादातर होता है शारीरिक लक्षण जो आपको दिखाई पड़ता है वो होता है कलर ऑफ द आई। आई का जो रंग है ये क्या होता है, ज्यादा परिलक्षित होता है। तो ये आपका हो जाएगा हेरिडिटरी फैक्टर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंखों का रंग, यानी नंबर 1 इसका क्या है, सही उत्तर है। वहीं पे पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ये आपका हेरिडिटरी नहीं होगी, ये हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है जो हेरिडिटी इज कंसाइडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर, यानी किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है में आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना का माना जाता है। किस तरह का, सेकेंडरी, डायनामिक, स्टैटिक और प्राइमरी, किस तरह का है ये हेरिडिटरी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में यानी क्या बताया था, हेरिडिटी क्या होता है आपका स्थिर रहता है। स्थिर अर्थात जो गुण आपको अपने मम्मी पापा से मिला है उसे आप बदल नहीं सकते। जन्म के पहले जो आप में इनबिल्ड हो गया, जो गुण आपको प्राप्त हो चुका है उस चीज को आप बदल नहीं सकते, यानी स्थायी रूप में वो क्या है आप में समाहित है। जबकि हम एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। एनवायरनमेंट बदलने से बच्चे का डेवलपमेंट भी बदल जाता है। जिस तरह का एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, बच्चे उस तरह से विकसित करेंगे, डेवलप होगा। लेकिन हेरिडिटी जो एक बार उसके मम्मी पापा से मिल चुका है वो नहीं बदलता है। इसलिए क्या हो जाएगा वो स्टैटिक, यानी क्या हो जाएगा, जब स्टैटिक का बात आ जाएगा तब हेरिडिटी हो जाएगा। वहीं पे जब इन्वायरमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायनामिक होगा। इसका सही उत्तर क्या है, नंबर 3 यानी स्टैटिक है। नेक्स्ट है द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू, नेचर और नर्चर जो है ये क्या बता रहा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट से, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट है अपब्रिंगिंग है। तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्ड है, एक है नेचर और दूसरा क्या है नर्चर। वहीं पे क्या है प्रकृति और उसके बाद क्या है पोषण। तो नेचर यानी प्रकृति जो पहले से है, प्राप्त है, जो गॉड द्वारा दिया जाता है, और नर्चर यानी पोषण जो क्या है बाद में प्राप्त होता है इन्वायरमेंट में। तो नेचर और नर्चर में क्या था, हमने बताया था नेचर को हम लोग किससे जोड़ते हैं, हेरिडिटी से, और वहीं पे नर्चर को किससे जोड़ते हैं, एनवायरनमेंट से। तो हेरिडिटी और क्या हो जाएगा ये एनवायरनमेंट, यानी नेचर और नर्चर। नेचर जो आपको पहले से मिला है गुण जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिक लक्षण है, और नर्चर जो जन्म लेने के बाद जो पालन पोषण हुआ जो समाज में आपको मिला वो क्या है, नर्चर है। तो क्या हो जाएगा जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। तो जेनेटिक है यहाँ पे यानी आनुवंशिकी है, तो ये क्या है नेचर से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट क्या है नर्चर से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1। वहीं पे दूसरा में जब हम देखते हैं तो बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट तो है लेकिन यहाँ पे बिहेवियर है, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी है, और क्या इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग है, जो कि क्या है आपका गलत ऑप्शन है। तो सही क्या हो जाएगा, नंबर 1 यानी नेचर और नर्चर होगा तो क्या होगा जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण की सापेक्ष भूमिका का ज्ञान शिक्षक के लिए, किसके लिए है ये ज्ञान जो है शिक्षक के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक के लिए क्या है, ये दोनों का ज्ञान आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो ज्ञान है ये शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थात बच्चे के बारे में यदि वो जान रहे उसके आनुवंशिक लक्षण के बारे में और पर्यावरण के बारे में तो जरूरी क्यों है। तो क्या है, नंबर ए बता रहा है कि बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर वातावरण प्रदान करें,
या व्यक्तिगत मतभेदों का पता लगाने में, या सभी प्रकार के असाधारण बच्चों से निपट सकता है, या उपरोक्त सभी, यानी इनमें से कौन सा क्या है सही है। यदि आप क्या करते हैं, बच्चे के आनुवंशिकता और पर्यावरण का ज्ञान शिक्षक को होता है तो क्या करेगा, उसके अनुसार वो क्या स्टेप लेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर वातावरण, तो ये भी क्या है सही ऑप्शन है, क्योंकि जब दोनों लक्षण शिक्षक को पता है तो किस चीज का कमी है बच्चे का वो पता लगा सकता है और उसको बेहतर वातावरण प्रदान कर सकता है। तो आपका ये नंबर क्या है सही है। वहीं पे दूसरा है व्यक्तिगत मतभेदों का पता लगाने में, अर्थात जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको पता लगाने में। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है अर्थात सभी बच्चे क्या तो एक समान नहीं होते, कोई ना कोई उसमें अंतर होता है। तो यदि आनुवंशिक लक्षण का पता रहेगा तो जो शिक्षक है वो जान सकेंगे अच्छा इसमें इस चीज की कमी है तो इसके लिए किस तरह से केयर करना है या क्या सुविधा उसको उपलब्ध करवाने हैं। तो ये भी क्या है सही है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लग जाएगा शिक्षक को। वहीं पे तीसरा जो है ऑप्शन है सभी प्रकार के असाधारण बच्चों से निपट सकता है। असाधारण बच्चों से क्या कर सकता है, निपट सकता है, किसी भी तरह के बच्चे हो, क्योंकि एक कक्षा में क्या होता है अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और उसके बारे में यानी उसके जो आनुवंशिकी लक्षण है या जो उसका एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट से बच्चा आया है उसके बारे में उसको पहले से यदि पता है तो क्या करेगा, उससे किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है उसी के यहाँ पे बताया गया, उसको निपट सकता है। तो आपका तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, इसीलिए क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी क्या है ये डी नंबर जो है आपका ऑल ऑफ द अबव क्या है सही है। नेक्स्ट है विकास परिवर्तन का परिणाम है, यानी क्या है डेवलपमेंट चेंज आर रिजल्ट ऑफ, यानी डेवलपमेंट जो हो रहा है किसके चेंजेस के कारण हो रहा है, किस परिवर्तन के कारण आप में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो नंबर ए में जो बताया गया वो है आनुवंशिक और पर्यावरण जो परिस्थितियां का अनोखा संयोजन है, किसी व्यक्ति की केवल आनुवंशिक संरचना है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक है। तो बताया जाए विकास जो है परिवर्तन का परिणाम है, यानी इसमें इसका मतलब विकास किसी चीज का परिवर्तन हुआ उसी का क्या ये रिजल्ट है यानी डेवलपमेंट। यहाँ पे बताया ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक है, ये तो क्या है पहले क्या है ये गलत है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, डेवलपमेंट सिर्फ सामाजिक यानी केवल लगाया हुआ है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के द्वारा ही क्या होता है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ केवल है। दूसरा तरफ देखते हैं मैंने सिर्फ यही एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो उसका है, उस पर असर डालता है डेवलपमेंट पे, लेकिन केवल के कारण यानी सिर्फ बोल रहा है कि यही है, सिर्फ यही नहीं है, इसीलिए क्या यहाँ पे ये गलत है। किसी व्यक्ति की केवल आनुवंशिक संरचना, फिर यहाँ पर भी देखिए आनुवंशिक संरचना का केवल लगा दिया, अर्थात यानी डेवलपमेंट के लिए आनुवंशिक संरचना तो जरूरी है ही, जिस तरह का आनुवंशिकी लक्षण उसको मिलेगा डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा, लेकिन केवल के आनुवंशिक लक्षण ही इसका कारण नहीं, क्योंकि यदि जिस तरह का वातावरण भी हम प्रदान करेंगे तो आनुवंशिक लक्षण चाहे उसका जो भी हो तो भी हम उसमें क्या कर सकते हैं परिवर्तन ला सकते हैं। तो केवल शब्द है इसीलिए इसका क्या है नंबर बी भी क्या है गलत है। वहीं पे नंबर ए क्या है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का, यानी यहाँ पर दोनों दिया गया है यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर ए। नंबर ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट सर्कमस्टेंसेस, यानी इसका जो हेरिडिटी और पर्यावरण इन्वायरमेंट इसी का क्या है संयोजन के परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हो रहा है डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है जो which of the following is a significant fact about the development, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो क्या है नंबर ए बता रहा है यह पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन नहीं करता है, पूर्वानुमानित। यह दूसरा बता रहा है यह वंशानुगत और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का एक उत्पाद है, सभी व्यक्तियों की विकास दर समान होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य को बढ़ता है। तो बता रहा है क्या एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी चार में से क्या एक ऑप्शन क्या है सही है। तो जब यहाँ देखते हैं विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या बता रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये क्या है पहला गलत है ऐसा ही, यानी ये आपका गलत ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इसलिए क्या ये पहला गलत है। दूसरा जो है जब देखते हैं डी गलत है। सी नंबर ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट,
तो सभी का क्या है, रेट्स एक जैसा नहीं है। सभी में जो डेवलपमेंट होता है उसका रेट क्या अलग अलग होता है। जितने भी बच्चे हैं सभी का जो विकास का दर है, किसी में बहुत जल्दी से होता है, किसी में कम होता है, किसी में बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो सभी का रेट अलग अलग तरह से क्या होता है, सभी में डेवलपमेंट होता है। इसलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। वही बोलते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे क्या सही है, ये क्या है, हेरिडिटी ऑफ एनवायरमेंट के जो इंटरेक्शन है उसी के कारण क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। बताया जो विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये आपका जो बी नंबर जो है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अर्थात आपका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। तो ये क्या है, आपका सही ऑप्शन है नंबर बी। तो इसके बाद बता रहा है इट डज नॉट फॉलो ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी ये जो है पैटर्न को फॉलो नहीं करता पूर्वानुमानित। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये करता है पहले से ही क्या है, पूर्वानुमानित पैटर्न को फॉलो करता है कि किसका विकास किस हद तक जा सकता है या किस तरह का होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द, यानी आनुवंशिकता का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, तो बच्चे का सांस्कृतिक विकास में, बच्चे का शारीरिक विकास में, बच्चे का सामाजिक विकास या बच्चे का भावनात्मक विकास में। यहाँ किसका बात बताया गया, आनुवंशिकता का बात बताया गया, अर्थात किसका, हेरिडिटी का बात बताया गया। तो वही बच्चे के सांस्कृतिक विकास, नंबर 1 का जो ऑप्शन है सांस्कृतिक, यानी सांस्कृतिक विकास क्या बाहरी गुण है जो परिवर्तनशील है, यानी किस पे डिपेंड करता है, समाज के ऊपर। और समाज क्या हो गया, ये वातावरण यानी पर्यावरण का हिस्सा हो गया। तो आपका यहाँ पर आनुवंशिकता से इसका रिलेशन नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। वहीं पे है जो बच्चे का शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, आनुवंशिकता के ऊपर। अर्थात बच्चे के भीतर जो गुण पहले से प्राप्त है उसके ऊपर ही क्या होता है, उसका आनुवंशिकी कारण के क्या होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। अर्थात यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, माता पिता काले हैं तो बच्चे भी ज्यादातर संभावना है काले होने का। जैसे आंखों का रंग, नाक, कान, ये सब जितने भी हैं, यानी फिजिकल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी के ऊपर। इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही बी नंबर क्या है आपका सही ऑप्शन होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वहीं पे सी है बच्चे का सामाजिक विकास, तो आनुवंशिकता से बच्चे का सामाजिक विकास पे असर नहीं है, बच्चे का भावनात्मक विकास, ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है, नंबर बी। नेक्स्ट है मनुष्य का कौन सा गुण आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, यानी कौन सा जो गुण है वो हेरिडिटी के ऊपर जो है आपका निर्भर है, नैतिक, स्वभाव, बुद्धि और सामाजिक। तो ये बहुत ही आसान है, आनुवंशिकता हेरिडिटी लक्षण है। ये जो लक्षण है, जो गुण जन्म के पहले से उसको मिला, इससे किसको प्रभावित कर, नैतिक गुण। तो नैतिक क्या होता है, मॉरलिटी। तो मॉरलिटी क्या है, मॉरलिटी कहाँ से प्राप्त होता है, समाज से, यानी क्या हो जाए, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि नैतिक गुण जो है आपको बाहर जिस तरह का आपको एनवायरमेंट मिलेगा उस तरह का आपका मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका क्या ऑप्शन नहीं है। वहीं पर क्या है, स्वभाव, टेम्परमेंट है, स्वभाव भी क्या है, ये वातावरण के अनुसार होता है। कैसा स्वभाव होगा, यानी बच्चे का एनवायरमेंट अच्छा है, उसके घर का, फैमिली का रिलेशन अच्छा है, सभी बच्चे से स्नेह से बात करते हैं, तो उसका स्वभाव क्या होगा, शांत स्वभाव का, बहुत अच्छा होगा। वहीं पे बच्चे से कोई तेज तर्रार बात कर रहा है, उसका जो क्षतिपूर्ति नहीं कर रहा है, जो चाहिए नहीं मिल रहा है, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा या बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे क्या है, बुद्धि है, तो बुद्धि जो है क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, हेरिडिटी से निर्भर करता है। यानी हमने देखा था कि जो सिमिलरिटी के गुण के अनुसार जब माता पिता जो बहुत बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए हेरिडिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेलिजेंस। वहीं पर सामाजिक है तो ये क्या है, पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है जो व्यवहार को प्रोत्साहित करने या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो किसके लिए पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है, किन स्थितियों की, तो व्यवहार में संशोधन, व्यवहार का वर्गीकरण, व्यवहार का संग्रह या व्यवहार का
स्थानांतरण यानी किसका है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या क्लासिफिकेशन है, कलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ट्रांसफर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। नंबर ए इसका क्या है, सही है, जो है व्यवहार में संशोधन यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसके बाद है विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, यानी कौन सा इसमें चार में से एक जो है पर्यावरणीय कारक जो है नहीं है, बाद बाकी तीनों क्या है। तो देखते हैं, पहला शिक्षा की गुणवत्ता, उसके बाद काया पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन है या कल्चर है। यानी जो इन्वायरमेंट पर्यावरणीय कारक है, तो देखेंगे इन्वायरमेंट का तो क्या है, तो कल्चर यानी संस्कृति है, ये क्या है पर्यावरण के ऊपर ही क्या होता है, डिपेंड करता है। यानी जिस तरह का हम माहौल देंगे, जिस तरह का समाज में रहेंगे, उसी संस्कृति को हम एक्वायर करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे। तो ये उत्तर नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी क्या है, यानी पोषण की गुणवत्ता, यानी जिस तरह से हम बच्चे का पालन पोषण करेंगे, उसका खान पान होगा, तो बच्चे में डेवलपमेंट भी क्या होगा, उसी तरह से होगा। तो ये भी बाहरी गुण है, यानी ये भी पर्यावरणीय गुण है, अर्थात क्या इन्वायरमेंट का ये फैक्टर है। तो दो हो गया। वहीं पे फिजिक है, जो उसकी काया है, काया अर्थात उसका जो शारीरिक गठन है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है हेरिडिटी के ऊपर, यानी आनुवंशिक लक्षण है ये। यानी जो किस तरह के मम्मी पापा का हेल्थ है, उसी अनुसार क्या होगा, बच्चे का भी हेल्थ, हाइट, वेट जो होता है, उसी के अनुसार क्या होता है, डेवलप करता है। तो ये जो हो गया आपका, ये पर्यावरणीय कारक क्या है, नहीं है। और क्वेश्चन क्या था, विकास आकार देने पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित को छोड़कर, यानी क्या करना है, छोड़कर, अर्थात नहीं है, यानी चार में से एक नहीं है, वो है नंबर बी जो है फिजिक। ये क्या है, हेरिडिटी का फैक्टर है। तो शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी क्या है, पर्यावरण बाहरी वातावरण के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट है आंखों और बालों के रंग के भौतिक लक्षण हैं, यानी क्या है, आंख और बाल के रंग जो होते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका अर्थ है यही है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रमुख रूप से निर्धारित होता है, या विरासत में मिला, या सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव है, या आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है। ये किस में होता है, तो आंख और बाल का रंग के बारे में बात किया गया था। आंख और बाल के रंग में देखेंगे, हमने बताया कि आंख का रंग, शरीर की उच्चता या रंग वगैरह जो होता है शरीर का, ये किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी के ऊपर, यानी आनुवंशिक लक्षण के ऊपर, जो गुण आपको अपने मम्मी पापा से मिला है। तो ये क्या है, जो मम्मी पापा से मिला है। तो बताइए जो रंग है क्या पर्यावरणीय कारक द्वारा प्रमुख रूप से निर्धारित है, ए नंबर क्या है, गलत है, क्योंकि पर्यावरण नहीं, ये होता है हेरिडिटी। विरासत में मिला है, तो विरासत में मिला मतलब इनहेरिटेड, तो ये आपका सही है। विरासत में मिलना मतलब क्या होता है, ये आपको अपने पूर्वजों से जो मिला उसी को कहते हैं विरासत में मिला। तो पूर्वजों से मिलना अर्थात जो गुण आपके मम्मी पापा से या दादा दादी से मिलता है उसी को कहते हैं विरासत में मिलना। तो आंखों का रंग और बालों का रंग क्या होता है, आपको विरासत में मिलता है। तो नंबर बी क्या है आपका सही उत्तर। वहीं पे सांस्कृतिक कारक क्या है, ये पर्यावरण के ऊपर होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिमाण, तो सिर्फ बातचीत का ये परिमाण क्या है, नहीं है, यहाँ पे पर्यावरण है, इसलिए ये भी नहीं है, क्योंकि आंख का रंग जो एक बार आपको मिल गया वही आपके जीवन भर क्या होता है, रहता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड। नेक्स्ट जो है बोला जो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, यानी पूरी तरह से बताया गया जो आपका हेरिडिटी जो है उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो क्या है, आंखों का रंग, बुद्धिमत्ता, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो इसमें कौन सा है जो कलर ऑफ है, इंटेलिजेंस, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स। तो किस पे है, आनुवंशिकता के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक कौशल जो है ये आनुवंशिकता नहीं, ये पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है, जब आप किस तरह का माहौल में रहते हैं उसी तरह से आपका सामाजिक कौशल आप में क्या हो जाएगा, विकसित होगा। नैतिक विकास ये भी बताया जो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है, समाज के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, यानी जिस तरह के आप समाज में रहेंगे उसी तरह का आपका क्या होगा, मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो ये दो क्या है आपका बिल्कुल नहीं है, अर्थात ये क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। वहीं पर जब ये दो देखते हैं किसके अनुसार है, हेरिडिटी, आनुवंशिकता, यानी दोनों ही क्या है, आनुवंशिकता के ऊपर है, आंखों का रंग और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। तो इस दोनों में से भी क्या बताया जो निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से अर्थात उसको नहीं बदला जा सकता है पूरा, तो आंखों का रंग या बुद्धिमत्ता। तो वही बुद्धिमत्ता क्या है,
जो आनुवंशिकता के ऊपर तो निर्भर करता है, हेरिडिटी के ऊपर, क्योंकि देखते हैं जो बुद्धिमान माता पिता है तो क्या उसके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे उतना बुद्धिमान नहीं होते हैं। परंतु यदि हम क्या करते हैं, जो बच्चे को बुद्धि विरासत में मिला है कम या ज्यादा, उसको भी क्या कर सकते हैं, यदि उसको अच्छा माहौल दें तो क्या बाद में बुद्धिमान या नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। यानी इसमें जो है पूरी तरह से ये डिपेंड नहीं होता है हेरिडिटी के ऊपर, इस इन्वायरमेंट के कारण उस बुद्धि में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन आंखों का जो रंग है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, जो हेरिडिटी के ऊपर क्या है, डिपेंड है। अतः आंखों का रंग जो एक बार आपको मिल गया वही क्या आएगा, चलता है। यदि किसी तरह का बीमारी उत्पन्न ना हुआ तो जिंदगी भर आंखों का रंग क्या होगा, वही रहेगा। तो ये क्या है, नंबर 1 इसका क्या है, सही उत्तर है कलर ऑफ आइज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी विकास पर, डेवलपमेंट पर आनुवंशिकता के प्रभाव यानी हेरिडिटी का, यानी डेवलपमेंट पर जो है हेरिडिटी के प्रभाव का जो सीमा है, सीमा अर्थात जो उसका लिमिट है, बॉर्डर है, उसको क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो क्या बता रहा है, जो हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, heredity is the primary determinant of how far we can go. Heredity is the primary determinant of how far we will go. Heredity determines how far we can go. तो पहला देखते हैं कि heredity determines how far we will go, मतलब heredity ये निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। क्या हेरिडिटी ऐसा करता है, हेरिडिटी डिटरमाइंस, यानी आपको जब हेरिडिटी का लक्षण मिल गया तो क्या उससे हो गया कि आप बहुत ही दूर तक जाएंगे, यानी बुद्धिमान माता पिता है तो उसका गुण उसको आ गया, तो क्या वो भी उसी तरह से बुद्धिमान माता पिता के संतान भी बुद्धिमान बनेगा, या बहुत प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध होगा, या लेखक है तो बहुत बड़ा लेखक बनेगा। तो इस तरह से है क्या, प्राइम मिनिस्टर है तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। तो आनुवंशिक लक्षण में इस तरह से नहीं कि एक बार निर्धारित नहीं होता, क्योंकि इसका फैक्टर के इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि वी विल गो, यानी डायरेक्ट हाउ फार वी विल गो, कि हम कितनी दूर तक जाएंगे, डायरेक्ट बता रहा है कि हम इतना दूर तक जाएंगे, ये निर्धारित करता है, इसलिए ये क्या है, आपका सही ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बता है हेरिडिटी इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट, प्राइमरी यानी प्राथमिक डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, सही है, ऑफ हाउ फार वी कैन गो है यहाँ पे, यानी हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, अर्थात क्या बता रहा है, ये प्राथमिक निर्धारक है, ये बात सही है हेरिडिटी, क्योंकि सबसे पहले आपको जो आनुवंशिक लक्षण है वही सबसे पहले मिल रहा है, आपके इन्वायरमेंट से पहले भी वही मिल रहा है, इसलिए क्या ये प्राथमिक निर्धारक है, यानी आपके भीतर वो गुण आ गया, बहुत सारा गुण कि आपको क्या करना है, इसलिए ये प्राथमिक निर्धारक है। और क्या होता है, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, यानी सकते हैं, कितनी दूर तक जाएंगे ये नहीं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नंबर बी आपका क्या है, सही ऑप्शन है कि प्राइमरी निर्धारक है और कितनी दूर तक जा सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, हेरिडिटी इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार विल गो, यानी कि ये भी प्राइमरी, यहां तक तो सही है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, बट यहाँ पे क्या, हाउ फार वी विल गो, हम कितनी दूर तक जाएंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं हम लोग, हम कितनी दूर तक जाएंगे इसका डायरेक्ट बता रहा है, तो ये नहीं है। हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, ये भी क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी, नंबर बी क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जो निर्धारित करें कि आनुवंशिकता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, यानी जो हेरिडिटी के बारे में जो गलत ऑप्शन है, यहां से आपको क्या करना है, ढूंढना है क्या आपका गलत है। हम पहला देखते हैं, हेरिडिटी डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद है इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टुवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द बर्थ ऑफ ट्विंस, या इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, लाइक, डिसलाइक एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं, तो क्या हेरिडिटी डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो हेरिडिटी निर्धारण करता है बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, कौन करता है, जीन, अर्थात हेरिडिटी का जो क्या है, जीन है, क्रोमोसोम्स है, ये डिसाइड करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, यानी ये ऑप्शन क्या है, सही है। आपको ढूंढना क्या है, गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो आपका नंबर ए जो है ये सही है। इट कंट्रीब्यूट, यानी हेरिडिटी के बारे में वो सही है,
इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या करता है आपका जो फिजिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका शरीर की काया है, उसके गठन के बारे में हेरिडिटी आपको निर्धारित करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि हमने बताया कि लंबे माता पिता है तो लंबे बच्चे होंगे, या नाटा है ड्वार्फ है तो उसका बच्चे भी क्या होगा, हाइट में थोड़ा छोटे होंगे। कभी कभी अलग हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मामले में क्या होता है, ऐसा ही होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या है, आपका हेरिडिटी के बारे में सही है। वहीं पर जब तीसरा देखते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ ट्विंस, ट्विंस के जन्म यानी जुड़वा बच्चे जो पैदा होता है उसके बारे में। हेरिडिटी का यही लक्षण है कि जुड़वा बच्चे पैदा करता है, ये भी क्या है, हेरिडिटी से संबंधित है। हेरिडिटी ही क्या करता है, वो निर्धारित करता है। ये भी क्या है, सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, इसका मतलब गलत क्या है, नंबर 4 जो है, डी नंबर है। तो क्या बताए, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है, एटीट्यूड है, लाइक डिसलाइक और इमोशन, ये सारा क्या है बताया जो हेरिडिटी के बारे में। तो क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके पर्यावरण इन्वायरमेंट के ऊपर करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, आपका इमोशंस कैसा रहेगा, संवेग कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो गलत ऑप्शन क्या है, डी है, और डी ही क्या है, ये सही है, अर्थात आपका जो डी नंबर है ये सही है। नेक्स्ट है, बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आनुवंशिकता का निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से जुड़ा है। तो बल्कि बच्चे बोले बिल्कुल अपने, बिल्कुल शब्द जो यहाँ पे है, अपने माता पिता की तरह नहीं होता है। जिस तरह से माता पिता है, तो माता पिता सही नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, यानी उसका बहुत सारा गुण तो उसमें होता है। यानी उसका नाक देखने में लग सकता है पिता की तरह, या कान या आंख या उसकी उच्चता पिता की तरह हो सकता है, लेकिन एकदम पिता जैसा नहीं होता है। तो उनमें अलग अलग क्या है, विशेषताएं होती हैं, यानी बच्चे में कुछ डिफरेंशिएशन भी होता है, यानी अलग विशेषताएं होना, यानी कुछ भी अलग हो गया, उसका दांत अलग हो गया, या कान अलग हो गया, या उसका उच्चता अलग हो गया, रंग अलग हो गया, यानी पिता से कुछ गुण क्या उसमें अलग है, या आवाज उसका अलग हो गया। आनुवंशिकता का निम्नलिखित में से कौन सा नियम कथन से जुड़ा है। तो कौन सा नियम होगा, यानी बच्चे जो है पापा की तरह बिल्कुल नहीं है, गुण तो है लेकिन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा अलग विशेषताएं भी उसमें आ गया है। इसको क्या कहते हैं, लाइक, विजेट्स लाइक, या वेरिएशंस, रिग्रेशन, या ऑल ऑफ दोज। तो लाइक विजेट्स लाइक से मतलब क्या हो गया, बच्चे पापा की तरह ही हैं, जैसा पापा है उसी तरह से उसका बच्चा, यानी संतान क्या है, पेरेंट्स की तरह होता है। तो ये क्या होगा आपका, नहीं होगा, ये क्या होगा, वेरिएशन। तो सही उत्तर क्या है इसका, वेरिएशन, यानी विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, यानी अलग गुण लिए भी उत्पन्न होते हैं। जो गुण मम्मी पापा में होता है ही, कुछ गुण क्या होता है अलग भी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी। वही दूसरा देखते हैं, आनुवंशिकता प्रकृति में जैविक है, उसी प्रकार पर्यावरण प्रकृति में क्या है, यानी आनुवंशिकता क्या है, जैविक है, यानी हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल इन नेचर, लाइकवाइज द एनवायरनमेंट इज डैश इन नेचर, क्या फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, या सोशियोलॉजिकल। तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, पर्यावरण जो है आपका सोशियोलॉजिकल होगा, यानी समाज शास्त्रीय हो जाएगा, यानी समाज से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। नेक्स्ट है, भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संदर्भित करता है, जो एक बच्चे के विकास के दौरान उसके अनुभव को प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, डैश है, यानी इसके पहले डैश रिफर्स टू द, मतलब कौन सा फैक्टर जो है, रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। तो नेचर, हेरिडिटी, नर्चर और क्रोमोसोम्स। तो कौन सा बताया गया, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल, किसके बारे में, फिजिकल और सोशल है। तो फिजिकल यानी शारीरिक, और सोशल यानी सामाजिक है आपका। दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डेवलपमेंट। तो इसमें से बताएगा फिजिकल एंड सोशल। फिजिकल तो हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी है, लेकिन वहीं पे सोशल क्या होता है आपका, जो इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, पर्यावरणीय होता है, और फिजिकल भी पर्यावरण पे बहुत हद तक जिम्मेदार है। यानी जब बच्चा है, ठीक है, लंबे माता पिता है, बच्चे लंबे होंगे, लेकिन यदि उसका सही से पोषण नहीं होगा तो कुपोषण हो जाएगा, यानी पर्यावरण के ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो इसमें से जैसे नेचर और हेरिडिटी दोनों तो सेम है, यानी प्रकृति और जो आनुवंशिकता है दोनों एक ही का क्या नाम है, प्रकृति से मिला जो आनुवंशिक लक्षण है, तो ये है। तो यहां पर क्या होगा इसका सही उत्तर, नर्चर। नर्चर मतलब क्या हो गया, पोषण, यानी क्या इसको हम बताए थे, नर्चर मतलब पोषण, यानी ये किस पे है, इन्वायरमेंट।
और क्रोमोजोम्स, ये भी क्या है, हेरिडिटी का गुण है क्रोमोजोम्स, इसी के कारण हेरिडिटी गुण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 3 पालन पोषण, पालन पोषण या नर्चर जो है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का मानना है कि पालन पोषण उसके बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है, डैश के महत्व से वह सहमत नहीं है। यानी क्या कर रहा है, जो पालन पोषण है, पालन पोषण है अर्थात क्या है, उसका जो नर्चर, नेचर नहीं नर्चर, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी पालन पोषण उसके बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो डैश के महत्व से वो सहमत नहीं है। तो वो जो पेरेंट्स है, यानी वो जो पिता है, यानी व्यक्ति जो है, किस चीज का महत्व से, इंपॉर्टेंस से सहमत नहीं है, मैंने उसको नहीं पता है। आनुवंशिक कारक या मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दो ही कारक था, एक है नेचर, दूसरा है नर्चर। तो नर्चर यानी पालन पोषण, नर्चर से वो पूरी तरह से सहमत है। तो किस चीज से असहमत है, तो नेचर से। तो क्या हो जाएगा इसका, जेनेटिक फैक्टर। क्या हो जाएगा, जेनेटिक फैक्टर, यानी जो नेचर है, यानी आनुवंशिक जो लक्षण है उस चीज से। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से सहमत है, तो क्या हो जाएगा, आनुवंशिक से सहमत नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ए। नेक्स्ट जो है, हमें अपनी मां से प्राप्त गुणसूत्रों की संख्या डैश होती है, यानी मम्मी से हमें कितना जो क्रोमोजोम्स है प्राप्त होता है। हमने बताया जो किसी भी व्यक्ति में कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, जो अपने मम्मी से कितना प्राप्त होता है, बता रहे 23 जोड़े 46 या 46 जोड़े। तो एक बच्चा जो उसमें क्या होता है, उसके पेरेंट यानी मम्मी और पापा, आधा मम्मी से और आधा क्या होता है, पापा से प्राप्त होता है। यदि किसी बच्चा आदमी में या किसी में सब में 46 जो होता है क्रोमोजोम्स है, तो मम्मी से कितना प्राप्त हो जाएगा, उसका 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23। तो कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोजोम्स क्या हो जाएगा, उसको अपने मम्मी से मिलता है, और 23 क्रोमोजोम्स उसको पापा से मिलता है। 23 जोड़े नहीं, 23 जोड़े यानी पेयर मतलब हो जाए 46 तो होता ही है। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। पर्यावरण और वंशानुगत कारकों की परस्पर क्रिया इसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए, किसका, फिर से बता रहे हैं, इन्वायरमेंट और क्या है, हेरिडिटी का। केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, या शारीरिक सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। इसमें पर्यावरण और वंशानुगत दोनों के बात किया गया है, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की बात है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किसके लिए, तो ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे चूंकि ओनली है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सिर्फ ओनली है, इसलिए क्या ये ऑप्शन सही नहीं है। वही दूसरा तरफ देखते हैं कि ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हेरिडिटी इसके लिए जिम्मेदार है, बट ओनली बताया गया इसलिए क्या है, ये गलत है। सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं, बहुत सारा डेवलपमेंट है जिसके लिए क्या ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इससे और एक कदम बढ़कर फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव है। तो फिजिकल और कॉग्निटिव के लिए क्या है, आपका वंशानुगत क्या जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पे तो पर्यावरण भी है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नंबर डी, फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव। यानी फिजिकल और सोशल, ये कॉग्निटिव जो है हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, और सोशल क्या है, पर्यावरण पे। इन दोनों का रूप होगा तो क्या हो जाएगा आपका, नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास है, इसके परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट है, विच मेथड इज नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी। इनमें कौन सा जो तरीका है, यानी हेरिडिटी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी के लिए सही नहीं है। ट्विन स्टडी है, पेरेंट्स चाइल्ड एनालिसिस है, एडॉप्शन स्टडी या पीयर ग्रुप स्टडी है। यानी हेरिडिटी के बारे में जानना है, हेरिडिटी के बारे में पता लगाना है, उसके लक्षण के बारे में, तो किसका स्टडी आप नहीं करेंगे। पहला है ट्विन स्टडी। तो ट्विन स्टडी अर्थात जो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे किसके कारण होते हैं, हेरिडिटी लक्षण के कारण क्या होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं। तो उसका अध्ययन करना तो जरूरी है, इससे हमको हेरिडिटी लक्षण का पता चल जाएगा, इसलिए सही है। तो पेरेंट चाइल्ड एनालिसिस, क्या पेरेंट चाइल्ड एनालिसिस करना सही है कि नहीं है, तो ये भी सही है। जब पेरेंट और चाइल्ड का एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, पता लगाएंगे उसके गुण के बारे में, तब हमें पता चले अच्छा इसके पापा में ये गुण है और इसके बच्चे में ये गुण है, अर्थात हेरिडिटी लक्षण का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो ये भी जरूरी है, इसी से हेरिडिटी का पता चलता है। तो ये भी क्या है आपका सही है। तो एडॉप्शन स्टडी है, एडॉप्शन स्टडी अर्थात क्या है, दत्तक ग्रहण अध्ययन है। तो इसका जरूरी है कि नहीं है, दत्तक, एडॉप्शन, एडॉप्शन अर्थात गोद लेना। क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को हम यदि अडॉप्ट करते हैं तो क्या इसका सही है कि नहीं है, मतलब हेरिडिटी के बारे में। तो हम किसी भी बच्चे को गोद लेते हैं तो ऐसा ही गोद नहीं लेते हैं,
क्या करते हैं, पहले जाकर उसका पता लगाते हैं कि उसके जो क्या लक्षण है, हेरिडिटी का गुण कैसा है, किस तरह से है, हम देख के उसका लेते हैं, उसका फिजिक कैसा है ये भी देखते हैं। ये नहीं डायरेक्ट गए हम ले आते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं सब निरीक्षण परीक्षण कर लेते हैं, उसका आनुवंशिक लक्षण इसी से पता चलता है, उसका फिजिक्स से देख के, आंखों का रंग से, इससे। तो इसका भी ये क्या है, जरूरी है, इसका भी बारे में पता लगा कहीं उसको लेना चाहिए कि आगे का जनरेशन उसका कैसा रहेगा। वहीं पे पीयर ग्रुप स्टडी है, ये क्या है, ये आपका हेरिडिटी लक्षण में नहीं आता है। पीयर ग्रुप यानी जो समवयस्क समूह का अध्ययन है, समवयस्क समूह एक साथ बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, तो इसमें पता नहीं लगे क्योंकि सभी क्या सबका लक्षण क्या होगा, अलग अलग पाया जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर डी, यानी पीयर ग्रुप स्टडी क्या इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पे खाली जगह होगा, डैश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसका, विद्यार्थियों की शिक्षा में। आनुवंशिकता, पर्यावरण, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। यानी विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी शिक्षा जब होगा तो किसके ऊपर, तो आनुवंशिकता, पर्यावरण, उपयुक्त दोनों। तो क्या बताया गया शिक्षा में कि बुद्धिमान माता पिता होगा तो बुद्धिमान बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद ये भी बताया कैसा भी बच्चा आप दे दो, हम उसे क्या करेंगे, जो चाहे उसे हम बना सकते हैं। अर्थात पर्यावरण भी क्या है उसके लिए जिम्मेदार, अर्थात हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट है शिक्षा के लिए दोनों ही क्या है, जिम्मेदार है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों, यानी आनुवंशिकता भी सही है और पर्यावरण, इसलिए उपयुक्त दोनों क्या है, सही है। इसका सही ऑप्शन है नंबर सी। नेक्स्ट है व्हिच डिजीज इज हेरिडिटरी, कौन सा जो है वंशानुगत रोग है। यानी रोग भी क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जो रोग क्या है, मम्मी पापा में है, बहुत सारा हेरिडिटरी रोग है, जो बच्चों में भी क्या होता है वो रोग आ जाता है। यानी दादा दादी में है तो उसके बाद जनरेशन, उसके बाद इस तरह से रोग क्या होता है चलता आता है। इसमें बताए कौन सा रोग जो है ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है स्थानांतरित हो सकता है। पहला है ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या दूसरा है फेनिलकीटोन्यूरिया या पार्किंसंस है या HIV एड्स है। तो कौन सा जो है हेरिडिटरी है। वहां आप देखते हैं ADHD जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये हेरिडिटरी रोग नहीं है, ये जन्म के बाद क्या होता है पैदा होता है। वहीं पर क्या है जो फेनिलकीटोन्यूरिया, यही आपका क्या है हेरिडिटरी रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। पार्किंसंस क्या है, ये भी उस तरह का रोग नहीं है जो हेरिडिटरी हो, क्योंकि एक उम्र होने के बाद क्या होता है ये रोग ऐसा भी आसानी से हो जाता है, क्यों जो ब्लॉकेज वगैरह होता है नसों में उसके कारण ऐसा होता है। और HIV एड्स भी क्या है हेरिडिटरी नहीं है, यानी कुछ एहतियात बरता जाए जन्म के समय तो बच्चों में ये रोग क्या होता है ट्रांसफर नहीं होता है। ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है कांटेक्ट में आने से, यानी माँ से बच्चों में आ सकता है, लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं है कि माँ को है तो बच्चे का भी ऐसा होगा। इसीलिए क्या है ये भी आपका हेरिडिटरी रोग नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा आपका नंबर बी, फेनिलकीटोन्यूरिया, जो क्या एक आनुवंशिक या वंशानुगत रोग है। वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, इसका लॉ नहीं है हेरिडिटी का, यानी आनुवंशिकता का नियम इसमें से नहीं है। तो कई सारा आपने नियम पढ़ा था उसके सिद्धांत में, सिमिलरिटी का, वेरिएशन का, रिग्रेशन का, मोटिवेशन का। तो कौन सा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। क्या है ये जो नंबर डी है, नंबर डी अर्थात अभिप्रेरणा इसका नहीं है। आपने सिमिलरिटी का गुण पढ़ा था, जो मम्मी पापा यानी पेरेंट्स के तरह बच्चे में क्या होता है गुण होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसी की तरह देखने में होते हैं। रिजेम्बलेंस का गुण है, उसका वेरिएशन यानी क्या था जो अलग होता है, यानी मम्मी पापा से थोड़ा गुण अलग होता है, सेम तो होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, इस तरह से पढ़ा। लेकिन आपने मोटिवेशन क्या था हेरिडिटी का नियम में नहीं पढ़ा था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका नंबर डी। नेक्स्ट जो है द बुक हेरिडिटरी जीनियस वाज रिटेन बाय, यानी जो एक किताब जो हेरिडिटरी जीनियस इसे किसने लिखा, F गॉल्टन है, वर्नॉन है, JP गिलफोर्ड है, नॉन ऑफ द देम है। तो किसने लिखा था, इसे लिखा है F गॉल्टन ने, F गॉल्टन ने इसे लिखा है। ये था आपका जो आज का जो MCQ क्लासेस था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे दूसरे बच्चों को भी हमारा ये सूचना पहुंच जाए, इंफॉर्मेशन। धन्यवाद।